नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड लू को हटा दिया है ट्रंप। नई इंतज़ामिया जो अमेरिका की नई इंतज़ामिया है, ट्रंप इंतज़ामिया, उन्होंने उनको उनके ओहदे से रिमूव कर दिया है। और पाकिस्तान में बड़ी जुबिलेशन है, बड़े जश्न मनाए जा रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं कि ये कारनामा पीटीआई ने किया है, पीटीआई अमेरिका ने किया है। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से तारिक मुरीद मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि फैक्चुअल स्टोरी है क्या, और दूसरा ये कि वहाँ पे नॉमिनेशंस हैं हाई ऑफिशल्स की, उन पे उनकी वेरिफिकेशन होनी है वहाँ पे सेनेट कमेटी से, और सेनेट कमेटी से फिर सेनेट में होनी है। तो उसमें क्या चांसेस हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं और उन पे कोई 3 लोग जो हैं, 3 ओहदों के लिए जो ट्रंप इंतज़ामिया ने जिनके नाम दिए हैं, उन पे हेयरिंग होगी। तो सबसे पहले हम डोनाल्ड लू पे आते हैं। डोनाल्ड लू वो बंदा है जिसके बारे में पीटीआई ने दावा किया था कि इसने पीटीआई की जो हुकूमत थी, इमरान खान लेड गवर्नमेंट, उसको धमकी दी थी। और धमकी ये थी कि बिहेव करो, अमेरिका के प्रो चलो, हमारी बात मानो, वरना हम आपकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे, रजीम चेंज कर देंगे। अच्छा जी, ये जो धमकी थी इसकी हकीकत जो है वो भी बहुत सी डिस्कस हो चुकी है। सिर्फ याद दहानी के लिए कि ये एक इनफॉर्मल मीटिंग थी हमारे एम्बेसडर के साथ, अमेरिका में जो एम्बेसडर है उनके साथ, और उसमें डोनाल्ड लू ने एक डिस्कशन की। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। बैकग्राउंड ये था कि इमरान खान साहब जो हैं वो आउट ऑफ नो वे, यानी कि उस वक़्त ये कोई डिस्कशन नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये बार बार मुख्तलिफ़ जलसों में अमेरिका को रगेद रहे थे। अच्छा, रगेदने की ये वजह थी कि वो जो अफ़गानिस्तान से अमेरिका का जो रिट्रीट था, जो अमेरिका वहाँ से निकला, उसको वो बार बार तालिबान की फ़तह करार दे रहे थे और उसको वो बार बार याद करवा रहे थे कि आपको बड़ा वहाँ से शिकस्त हुई है, आप हज़ीमत से उठा के वहाँ से भागे हैं। तो इस पे ज़ाहिर है एक बड़ी सादा सी बात है कि अमेरिका में एक रिजेंटमेंट थी, अमेरिकी इंतज़ामिया जो है वो इस पर ज़रूर सोच रही थी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त ट्रंप का दौर था, जब अमेरिका ने वहाँ से फ़ौजें निकाली थी, और नो डाउट कि वो उसकी शिकस्त थी। अब शिकस्त को किसी को बार बार याद करवाना, उस वक्त भी ट्रंप ने जब ये फ़ौजें वहाँ से निकाली तो ज़ल्मे खलीलज़ाद जैसे कुछ लोगों ने उसके कान में जाके ये बात की कि ये सारे के सारी जो आपकी शिकस्त है इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले नहीं किया, पाकिस्तान ने हमारा साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें वहाँ से निकलना पड़ रहा है। और पाकिस्तान ने उल्टा तालिबान को सपोर्ट किया और तालिबान को इंटेलिजेंस देता रहा, और वो उसने हमारे गिर्द घेरा तंग कर दिया तालिबान ने और पाकिस्तान की मदद से। तो ये वजह है कि हम वहाँ से भागने पे मजबूर हुए। तो ट्रंप भी गुस्से में आया था उस वक़्त और उसने हमारी कुछ इमदाद बंद करने का कहा था। लेकिन बाद में जब उसको बाकी जो डिपार्टमेंट उनके हैं, पेंटागन और CIA और दीगर अदारे जो हैं, जब उन्होंने उसको रियल पिक्चर दिखाई तो ट्रंप को समझ आ गया। और यही वजह है कि फिर उसने इमरान खान के विज़िट पे ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि उसने एक वार्म वेलकम किया था। तो इसके बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल रगेदना शुरू कर दिया उन्होंने, और सिर्फ उसकी वजह क्या थी कि बाइडन ने उनके जो ख़त का या उनके जो फ़ोन का जवाब नहीं दिया था और उनसे बात नहीं की थी सदर बनने के बाद, ये एक गुस्सा था। तो इस पे हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो बार बार इमरान खान को ये कह रहे थे कि ये जो मामलात होते हैं इस पर सियासत नहीं करते, सिक्योरिटी के मामलात पे सियासत नहीं होती, सियासत तक रखें और इस तरह से हमारे लिए मसले बनेंगे। लेकिन इमरान खान के हाथ में कोई चीज़ आ जाए और वो उससे बाज रहें, ये तो हो नहीं सकता। और बाद में भी आपने देखा कि फिर उनके हाथ जो ख़त आ गया था, वो ख़त क्या था? वो वही था जो मैं बता रहा हूँ कि डोनाल्ड लू ने एक डिटेल भिजवा दी कि मेरी मुलाकात ये हुई है, और सॉरी हमारे सफ़ीर ने कि, और डोनाल्ड लू ने ये मुझसे बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि देखें आप जिस तरीके से कर रहे हैं ये कोई तरीका नहीं है, ये इस तरह ना करें। और फिर आपको याद होगा
कि इमरान खान साहब जो हैं वो जाके रशिया के दौरे पे चले गए और उसी दिन रशिया ने अटैक कर दिया था यूक्रेन पे। तो मतलब ये कि ये कोई इत्तफाकिया वाक़या तो नहीं था ये कि इमरान खान चले गए और उसने हमला कर दिया। उन्होंने प्लान करके हमला किया। उनको पता था कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म हमारे पास आ रहा है, तो उन्होंने मतलब एक सपोर्ट और जो भी उन्होंने दुनिया को दिखाना था वो दिखाया। तो ये तो आपका फेलियर था। अच्छा, इस पे अगर अमेरिका की तरफ से कोई तबसरा आ गया है तो उसको आप इतना बड़ा बना के, और ये कि अमेरिका मुझे हटाना चाहता है और अमेरिका मेरे पीछे पड़ गया और एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, एब्सोल्युटली नॉट का आप ये भी सबको पता है कि वो जो टीवी इंटरव्यू था उसमें क्वेश्चन ही नहीं था कि एब्सोल्युटली नॉट आप कहेंगे या नहीं कहेंगे। कोई मतलब ऐसा होता है ना कि आप क्वेश्चन करें जिसके जवाब में आप कहें कि नो, एब्सोल्युटली नॉट, वी विल नॉट गिव एनी प्लेस और एनी बेस टू अमेरिका। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। आउट ऑफ कॉन्टेस्ट उन्होंने ला के ये एब्सोल्युटली नॉट डाल दिया था। तो ये सारी बातें थी इसका बैकग्राउंड। अब उस पर जो जिस तरह की सियासत की गई और जलसों में जो लहराया गया, और उसके बाद अब उसी डोनाल्ड लू को और उसी अमेरिका को गालियाँ निकालने वाले आज अमेरिका में उनके सामने बैठ के, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उनके चरणों में बैठ के उनको पाकिस्तान की चुगलियाँ लगा रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में जो है वो उसकी इमदाद बंद करने और पता नहीं क्या क्या आपने देख ही लिया है कि जिस स्टाइल में और जिस अंदाज में जो गुफ्तगू हुई है। तो इस पे हम बात करते हैं और पूछते हैं तारिक मुरीद से कि फैक्चुअली डोनाल्ड लू कैसे हटाए गए हैं और क्या ये वाकई उनकी फतह है, और जो वहाँ पे पीटीआई वालों ने ब्रीफिंग दी है उसका असल कहानी उसकी क्या है। जी तारिक। जी थैंक यू मियां साहब। पहले तो शुरू करते हैं डोनाल्ड लू से। हमने भी रिपोर्ट किया था 24 न्यूज़ ने कि जब ट्रंप ने 20 जनवरी को हलफ लिया था तो उसी दिन उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिसके मुताबिक जो फेडरल एम्प्लॉयज हैं उनकी जगह जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की इंतजामिया वहाँ उनको तैनात करेगी। और इस हवाले से जो स्टेट डिपार्टमेंट के काफ़ी जो कैरियर डिप्लोमेट्स हैं उनको भी रिप्लेस किया जा रहा है ट्रंप के पॉलिटिकल अपॉइंटी से। जो ट्रंप लोगों को मुंतखब करेगा उनको वही जॉब करनी पड़ेगी जो स्टेट डिपार्टमेंट्स में जो ऑफिशियल कैरियर ऑफिशियल्स हैं वो कर रहे हैं। तो डोनाल्ड लू के हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट ने एक छोटी सी प्रेस रिलीज तो जारी की है जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि 17 जनवरी को उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। अब ये दो चीजें हैं, एक तो मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है जिसकी वजह से उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है, दूसरा अगर वो मुद्दत मुलाजमत खत्म ना भी होती तो ट्रंप ने वैसे ही रिप्लेस कर देना था। और काफी जो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो कैरियर डिप्लोमेट्स हैं वो खुद रिजाइन करके वो जा रहे हैं और उनकी जगह ट्रंप जो है अपने जो लोगों को वहां पे लगा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन है जिसका पीटीआई ने फायदा उठाने की कोशिश की और वहां पे खुशियां मनाई जा रही हैं कि ये ट्रंप ने आते ही जो इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन था डोनाल्ड लू, जिसने इमरान खान की हुकूमत को गिराने में अहम किरदार अदा किया था, उसको ट्रंप ने आते ही हटा दिया। हालांकि इस खबर की कोई सदाकत इस हवाले से नहीं बनती क्योंकि वो एक तो उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही थी और दूसरा अगर वो ना भी होती तो क्योंकि वो रिप्लेस कर रहा है ट्रंप इंतजामिया पॉलिटिकल अपॉइंटीज से, तो वो वैसे ही हर सूरत में उनको जाना पड़ता। तो सिर्फ डोनाल्ड लू भी नहीं गए, सिर्फ 1 दर्जन से ज्यादा जो कैरियर डिप्लोमेट्स थे वो तमाम व्हाइट हाउस स्टेट डिपार्टमेंट से इस्तीफा दे के अपने घर जा रहे हैं और वहां पे ट्रंप के लोग जो हैं वो अपना काम सर अंजाम देंगे अब। हाँ, तो आप दूसरा वो मुझे बताइए ज़रा नाजरीन को कि वो जो एक पाकिस्तान के वहाँ मौजूद लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की पनाह ली हुई है, वो उन्होंने भी कोई वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में कुछ चुगलियाँ लगाई हैं, तो वो कौन लोग थे जो आगे सुन रहे थे सामने बैठे हुए? बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। एक ग्रुप है, एक तो पीटीआई के कुछ लोग हैं और वहाँ दूसरे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो जिनकी कमाई का जरिया ही पीटीआई का बयानिया आगे बेचना यूट्यूब के चैनल्स पे। एक तो वजाहत खान था वहाँ पे और मोहित पीरजादा थे और बाकी जो पीटीआई के जो वहाँ के लोकल अहदेदारान हैं या लीडरान हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वो मुझे नहीं लगता कि वो शो इतना कामयाब हुआ है। सिर्फ 4 जो कांग्रेसमैन थे वो वहां पे शरीक हुए। हालांकि 435 का आह्वान है और उस दौरान
जब वो हेयरिंग चल रही थी वहाँ कैपिटल हिल में, तो वहाँ 80 के करीब जो कांग्रेसमैन थे वो सात के कमरों में मौजूद थे। अगर वो चाहते तो वो वहाँ पे आके उसको कामयाब बना सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। और बताया ये जा रहा है कि इन्होंने पीटीआई के लोगों ने काफी कोशिशें की कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेसमैन उस हेयरिंग में आए, ताकि हम एक प्रेशर बिल्ड कर सकें हुकूमत पाकिस्तान पे के, और पूरी दुनिया को बता सकें कि किस तरीके से पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि मेरा तज्जिया ये है कि वहां पे उनको एक शिकस्त का सामना इसलिए करना पड़ा कि अगर आप कंपेयर करें 435 तो कांग्रेसमैन हो गए और इसके अलावा 100 के करीब सेनेटर्स आए, तो तकरीबन 535 का आह्वान बनता है। और इसमें अगर आप सिर्फ 4 लोगों को इकट्ठा कर पाए तो ये आपकी कामयाबी कहीं से नजर नहीं आती। दूसरा, वहां पे वजाहत खान की मैंने बात की और मुईद पीरजादा की, तो वो अपना सौदा बेचने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं और उन पे किस तरीके से उन पे तशद्दुद की धमकियां दी जाती हैं, और क्या वजह थी कि उन्होंने पाकिस्तान छोड़ के उनको यहाँ अमेरिका में सेटल होना पड़ा। तो वो सारी अपनी कहानियां और इसका अपना जो मतलब ये सौदा हुआ कि बेचने की अगर कोशिश कर 500 रहे थे। टोटल आप कह रहे हैं तो उसमें से जो 4 लोग बैठे हुए हैं तो वो 0.004% जो है वो वहाँ पे नुमाइंदगी थी जो सुनने वाले थे। और ये तो ना सुनने वाली बात हुई, ये तो आप कॉरिडोर में जाते हुए कहीं 2 बंदों को खड़ा करके भी बात कर सकते हैं। तो वो जो शो ऑफ किया गया वो कोई उसकी कोई अहमियत नहीं थी। और जो वजाहत खान है, हम किसी की बदखुई नहीं करते, लेकिन वजाहत खान का जो बाजी है वो हम सब जानते हैं कि ये बंदा टब में बैठ के रिपोर्टिंग करता रहा और वो टब थे मरी में मौजूद गवर्नर हाउस के, और उसको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से जोड़ा गया और कहा गया कि इन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर हाउस बनाया हुआ था। और जो वहाँ पे गोल्डन कलर की जो सारी काम था जो गवर्नर हाउस में मरी में है, उसको कहा गया कि ये पता नहीं सोने की परत है और पता नहीं क्या क्या बना के पेश किया था इस बंदे ने। तो ये ख़ुद एक फ़ेक न्यूज़ जनरेटर एक बंदा जो है वो जाके वहाँ पे ये बातें कर रहा है। तो अच्छा, अब आप हमें मज़ीद जो आगे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि वज़ीर दफ़ा यानी कि सेक्रेटरी डिफेंस तो अमेरिका के हो गए हैं, उनकी वेरिफिकेशन हो गई है सेनेट से। तो अब जो 3 बड़ी और नॉमिनेशंस हैं उनके बारे में डिटेल बताइए ज़रा, और ये बताइए कि वो किस तरह से होती है और वो पहली जो हुई है वो कैसे हुई है और क्या इम्कानात हैं। जी, ये क्योंकि जब ट्रंप ने अपनी नॉमिनेट किया था अपनी कैबिनेट के लिए, तो उनमें से जो काफ़ी जो कैबिनेट्स के मेंबर होते हैं, मुशीर के अलावा उन सारों को उनको कंफर्मेशन चाहिए होती है सेनेट से। पहले सेनेट की कमेटी करती है, उसके बाद वो सेनेट्स में जाते हैं और वहाँ पे वोटिंग होती है, और अक्सरियत राय से अगर वो वोटिंग उनके हक में है तो उनकी कंफर्मेशन हो जाती है। तो पीट हेग्सेट जो फॉक्स न्यूज़ के कंट्रीब्यूटर थे, वो उनकी कंफर्मेशन, क्योंकि कंट्रोवर्सीज चल रही थी उनके पर्सनल लाइफ के हवाले से कि किस तरीके से वो अपनी गर्लफ्रेंड को और अपनी बीवी को के साथ मारपीट किया करता था, तो बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ कंप्लेंट्स थी, शिकायत थी, और इसकी वजह से उसका जो प्रोसेस था बहुत मुश्किल हो गया था। और 50-50 टाई से ब्रेकर आप जो बता रहे थे कि वो हुआ। 50-50 सेनेट में 100 के करीब जो है नशिस्तें हैं, और उसको, और जो वाइस प्रेसिडेंट का वोट है वो काउंट किया जाता है। तो फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है जेडी वेंस, उसका जो वोट काउंट हुआ वो टाई ब्रेकर के तौर पे हुआ, क्योंकि 50 जो मेंबरान ने उसके खिलाफ वोट दिया और 50 मेंबरान ने उसके हक में वोट दिया, तो स्कोर बराबर था। फिर टाई ब्रेकर के तौर पे जेडी वेंस का जो वोट था वो बहुत अहम साबित हो उसकी एक वोट से, कंफर्मेशन के लिए। वो भी वोट वो जो टाई ब्रेकर होता है उससे वो बने हैं, तो बड़ी इससे मुश्किल से बने हैं लेकिन बन गए हैं। आगे आप बताइए, एनएसए और एफबीआई और क्या कोई और एक बड़ा डिपार्टमेंट है उसकी जो हो रही है वो ज़रा डिटेल बताएं। तो अब 3 और कंट्रोवर्शियल नॉमिनीज जो ट्रंप ने की हैं, उनमें से तुलसी गैबर्ड हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी हैं, और इसके अलावा कैश पटेल। ये तुलसी गैबर्ड के हवाले से बताते चलूं, इसका बैकग्राउंड ये है कि डेमोक्रेट्स थी, कांग्रेस में रही हवाई से। डेमोक्रेट्स थी, लेकिन फिर डेमोक्रेट्स को खुदा हाफिज कह के वो उसको ज्यादा ट्रंप की हमायत में बोलने लगी। तो ये वॉर वेटरन भी हैं, और अगर मजहबी तौर पे मैं बात करूं तो ये हिंदू हैं और बुनियादी तौर टर्न पे। कोट है। जी, और हिंदू भी हैं, और दूसरा यह है कि इन्होंने मिलिट्री में सर्व किया है। तो इसकी सबसे बड़ी जो मुश्किल आ रही है कि वो बायपार्टिज्म
इसके खिलाफ एक मुहिम इसलिए शुरू है कि क्योंकि इसने बशार अल असद जो सीरिया के जो साबिक सदर थे उसके खिलाफ उससे जाके इसने मुलाकातें की थी, जो साफ ज़रा यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसके ऊपर अगर ये NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका की बहुत बड़ी सिक्योरिटी खुफिया एजेंसी है, अगर उसको हेड करना है तो चैलेंज ये किया जा रहा है कि ये इस क्रेडिबल नहीं है कि अगर इसको इस लेवल पे जाके एक इतना बड़ा ओहदा दिया जाए, तो इसकी जो नॉमिनेशन है वो खतरे में लग रही है, मुश्किल और से RFK मुझे नहीं का क्या लगता। इशू है? RF का इशू इसलिए है कि उसके खिलाफ रिपब्लिकन्स की एक बड़ी तादाद भी उसके खिलाफ और डेमोक्रेट्स तो यकीनी तौर पर उसके बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। तो उसका इशू ये है कि वो एंटी वैक्सीन है। तो उसने आके ऐलान किया था कि कोविड की जो वैक्सीन है वो आके वो खत्म करेंगे अमेरिका में, उस पे पाबंदी लगा देंगे कि वो कोई भी अमेरिका में कोविड की वैक्सीन नहीं लगाएगा। तो एंटी वैक्सीन होने की वजह से उसके खिलाफ एक बहुत ज्यादा एक इत्तेहाद पाया जाता है बाय पार्टिज्म रिपब्लिकन जमात में भी और कांग्रेस सॉरी और डेमोक्रेट्स में भी। और तीसरा जो सबसे अहम है वो कैश पटेल, ये नॉमिनेट किया है ट्रंप ने FBI के हेड के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि FBI अमेरिका का एक सबसे ज्यादा अहम मजबूत इदारा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कैश पटेल की कि इसको माना जाता है कि ट्रंप का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। और ये नेशनल इंटेलिजेंस जो कमेटी थी उसका एक मेंबर था। उस मेंबर की हैसियत से इसने काफी जो सीक्रेट्स थे वो उसको डिक्लासिफाइड किया और इसके अलावा इसने ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा काम किया। तो बताया जा रहा है कि जो डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन की एक बहुत बड़ी तादाद है वो भी शायद इसके खिलाफ जाके वोट देगी। तो ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त 3 जो अहम वोट है, कल भी ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक अपनी जो खिताब किया था कांग्रेशनल कमेटी के लोगों से, तो उन्होंने ट्रंप ने कल इशारा दिया कि ये 3 लोग जो नॉमिनीज हैं, जो मैंने नॉमिनीज जिनके नाम मैंने जारी किए हैं, लगता है कि उनको मुश्किल होगी कंफर्मेशन लेने में। तो ये सारी सूरत हाल है और ये तारिक 3 बहुत अहम शुक्रिया, वजह हैं। आपने ये डिटेल बताई है कि जो ट्रंप की नॉमिनीज़ हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि कुछ ना हो सकें। और जिस तरीके से सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो हुए हैं, तो ट्रंप को वहाँ पे ख़ासा टफ़ टाइम मिल रहा है, लेकिन वो अपने अमेरिका से बाहर भी बहुत से जगहों पे टफ़ टाइम दे रहे हैं। इंडिया को उन्होंने टफ़ टाइम दिया है, इंडिया की जो फंडिंग है वो ब्लॉक कर दी है, पाकिस्तान की भी की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके आने से पहले अफ़गान तालिबान की जो एक हैवी फंडिंग थी वो रुक चुकी है। और पाकिस्तान का जहाँ तक मामला है, तो पाकिस्तान उस तरीके से शायद ट्रंप की जो उम्मीद की जा रही है इवन पाकिस्तान के अंदर के ट्रंप इसको पाकिस्तान को टफ़ टाइम देगा, वो शायद ऐसा ना हो। क्योंकि मैं अगर ये कल हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, टेक्निकल बुनियादों पे ये नहीं चल सका था, आज हम दोबारा कर रहे हैं। अगर ये कल चल चुका होता तो मैंने कल ही बता दिया था, आज फिर उसकी डिटेल तो नहीं बता सकता कि एक वहाँ के एक सरमायाकार हैं अमेरिका के जो पाकिस्तान के दौरे पे आए थे और उन्होंने पाकिस्तान की जो तारीफ़ की है, और वो ट्रंप के बहुत करीब हैं, ट्रंप पे पैसा लगाते हैं, जेंट्री बीच, और ट्रंप की जो कैंपेन है इस पे भी, और उनके वो फैमिली फ्रेंड है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज़ एन अमेजिंग प्लेस। तो और फिर उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान वाज मिसअंडरस्टूड सो फार, और उसने कहा कि पाकिस्तान में बहुत से मौक़े हैं और बड़ी ज़बरदस्त सोसाइटी है, और ये जो फैमिली यूनिट को लेके चलने वाले हैं उनको अच्छा लगा है ये चीज़ कि हमारे यहाँ जो फैमिली के साथ फैमिली जो हमारी रवायात हैं उसको लेके ये चलने वाले लोग हैं, और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। तो इस दूसरी तरफ ये है कि ट्रंप ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान की इमदाद बंद की है, तो उससे अब अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ट्रंप जो है वो हमारा आर्म ट्विस्ट करेगा, उनकी ये उम्मीदें पूरी हों, उस पर पूरा उतरेंगे। तो इंशाल्लाह तारिक आपके साथ मज़ीद इसी इशू पे बात करेंगे कुछ आज या कल में, तो इस पे आप तैयारी कर रखें। इजाज़त दीजिए जी।